हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कैपिटल एडजस्टमेंट पर चर्चा की थी और आज हम कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 आपके बुक के पेज नंबर 112 और पर दिया हुआ है उदाहरण संख्या 11। तो इसमें आपको कहा गया ए बी सी साझेदार हैं जो 3:2:1 में लाभ भाजन करते हैं। सी को 31/3/2016 को अवकाश ग्रहण सी 31/3/2016 का अवकाश ग्रहण करता है। उस तिथि को उनकी समायोजित पूंजी क्रमशः 30,000, 20,000 व 25,000 रुपए थी। नई फर्म की पूंजी 50,000 रुपए है। नया लाभ वजन अनुपात 1:1 है। साझेदार द्वारा लाई जाने वाली अथवा ले जाई जाने वाली राशि ज्ञात करो, वह जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 साझेदार हैं। कौन कौन साझेदार है सर? ए, बी और सी, ये 3 साझेदार हैं और इन तीनों का लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है 3:2:1। और फिर प्रश्न में कहा कि सी 31/3/2016 का अवकाश ग्रहण करता है, तो सी ये फर्म छोड़कर चला जाता है। सी के जाने के बाद शेष साझेदार कौन है सर? ए और बी हैं और ए और बी का लाभ विभाजन अनुपात प्रश्न में बताया है 1:1। ये 1:1 बताया गया। अब प्रश्न में ये भी कहा गया था कि जिस दिन सी रिटायर होता है उस दिन ए की पूंजी थी 30,000, बी की थी 20,000 और सी की थी 25,000। लेकिन साथ में ये भी बताया कि नई फर्म की कुल पूंजी 50,000। तो हमें ये पता करना है कि साझेदार द्वारा लाई अथवा ले जाई जाने वाली राशि कितनी होगी। तो हमें ये पता करना है कि साझेदार द्वारा लाई अथवा ले जाई जाने वाली राशि कितनी होगी। तो देखिए, इस प्रश्न में साझेदार कितनी रुपए लाएगा, इसके लिए पूंजी समायोजन जो हमें करना है, तो इसके लिए मैंने आपको पहली स्टेप क्या बताई थी कि हमें नई फर्म की कुल पूंजी पता करनी है। तो यहां लिखेंगे अपन नई फर्म की कुल पूंजी। नई फर्म की कुल पूंजी हमें प्रश्न में दी हुई है 50,000। इसे ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। और इस नई फर्म की कुल पूंजी को हमें क्या करना है? नए अनुपात में साझेदारों में विभाजित कर देना है। तो शेष साझेदार कौन रहेंगे? ए और बी रहेंगे। तो इस पूंजी को ए तथा बी में नए अनुपात में विभाजित कर देना है। नया अनुपात कितना है? 1:1। इसमें विभाजित कर देना है। तो 50,000 को 1:1 यानी कि समान अनुपात में विभाजित किया तो 25,000 रुपए पूंजी ए की और 25,000 रुपए पूंजी बी की। तो ये हो गई साझेदारों की नई पूंजी। साझेदारों की नई पूंजी। अब यहां जो साझेदारों की नई पूंजी है, इस साझेदारों की नई पूंजी की तुलना हम करेंगे समायोजित पूंजी के साथ। तो यहां साझेदारों की समायोजित पूंजी कितनी दे रखी है, यानी कि जो पुरानी पूंजी है सभी समायोजनों के बाद, समायोजित पूंजी। प्रश्न में हमें दिया हुआ था कि जिस दिन सी रिटायर हुआ है, सी के रिटायरमेंट पर इनकी समायोजित पूंजी थी 30,000, 20,000 और 25,000, यानी 30,000 पूंजी थी समायोजित ए की और बी की समायोजित पूंजी थी 20,000, सी की थी 25,000। तो सी तो रिटायर हो गया, सी की पूंजी का तो समायोजन में करना नहीं, सी को तो उसकी पूंजी का भुगतान करना है। हमें तो शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी पता करनी है, कितनी पूंजी लाएंगे अथवा ले जाएंगे। तो ये समायोजित पूंजी ए तथा बी की होगी। अब देखिए, यहां नई फर्म की कुल पूंजी 25,000 है। इसका मतलब है कि साझेदार को अपनी नई पूंजी जो भविष्य में फर्म में रखनी है वो 25,000 है, जबकि उसकी पहले से समायोजित पूंजी 30,000, यानी कि पहले से उसकी पूंजी फर्म में अधिक है। तो जब नई पूंजी कम होती है, समायोजित पूंजी अधिक होती है, तो अंतर की राशि जो 5,000 है ये साझेदार ले जाएगा। तो ये हो गई साझेदार द्वारा ले जाई जाने वाली पूंजी। ले जाई जाने वाली पूंजी, ले जाई जाने वाली पूंजी। इसके बाद अपन इसकी तुलना करते हैं समायोजित पूंजी के साथ। तो बी की नई पूंजी है 25,000 और समायोजित पूंजी 20,000, अर्थात ये जो फर्म में भविष्य में बी को जो पूंजी रखनी है वो 25,000 है, जबकि पहले से फर्म में उसकी समायोजित पूंजी 20,000 है। इसका मतलब इसकी 5,000 रुपए पूंजी कम पड़ रही है फर्म में, भविष्य में 5,000 रुपए ज्यादा रखने पड़ेंगे इसको। तो इसका मतलब यहां जो जब नई पूंजी अधिक होती है तो अंतर की राशि साझेदार लेकर आता है। तो यहां 5,000 रुपए की जो पूंजी है ये साझेदार लेकर आएगा। तो ये साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी, लाई जाने वाली पूंजी होगी। अब यहां पे आपको एंट्रीज करनी है। तो
तो यहां बताया कि साझेदार द्वारा ले जाई जाने वाली पूंजी 5000 है। तो जब साझेदार पूंजी ले जाएगा तो पूंजी में हो जाएगी कमी, और जब पूंजी में कमी होती है तो पूंजी खाता डेबिट हो जाता है। तो यहां लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट करना है किसे? सर पूंजी लेकर गए, इसका मतलब फर्म से कैश गई, तो कैश व्यापार से गई तो जाने वाली वस्तु को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। तो टू कैश अकाउंट एंट्री करेंगे और नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश विड्रॉन बाय ए। बीइंग कैश विड्रॉन बाय ए, ये नरेशन हो जाएगा। और ये 5000 रुपए की हमने यहां पे राशि लिख दी। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखते हैं बी का। तो बी 5000 रुपए लाएगा फर्म में। तो बी जब फर्म में 5000 रुपए लाएगा तो फर्म को क्या मिलेगा? सर फर्म को कैश मिलेगा। तो फर्म में कैश आई तो आने वाली वस्तु को डेबिट कर दिया, 5000 रुपए से कैश अकाउंट डेबिट हो गया साहब। चलिए इसके बाद हमें क्या करना है? सर कैश अकाउंट डेबिट हो गया 5000 से, ये कैश किसने दिया? बी ने दिया। तो बी देने वाला है, बी को क्रेडिट करेंगे। बी ने ये पैसा पूंजी के रूप में लगाया है तो इसे कहेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। या फिर मान लो कि बी की पूंजी फर्म में बढ़ गई, और जब पूंजी बढ़ जाती है तो पूंजी खाते को हम क्या कर देते हैं? सर क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने बी की पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया। यहां हो गया बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय बी। बीइंग यहां हो गया बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय बी। ये नरेशन हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है, पहला क्वेश्चन यानी उदाहरण संख्या 11 दिया हुआ था। एक तो आपको जब नई फर्म की कुल पूंजी दी हो तो इस प्रकार प्रश्न को हल करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी साझेदार हैं जो 5:3:2 में लाभ भाजन करते हैं। ए 31 मार्च 2017 को अवकाश ग्रहण करता है। उस तिथि को उनकी समायोजित पूंजी क्रमशः 60,000, 50,000 और 40,000 रुपए थी। साझेदार यह निश्चित करता है कि उनकी पूंजी लाभ भाजन अनुपात में होगी। इसके लिए साझेदार से राशि नकद मंगाई जाएगी अथवा वापस की जाएगी। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कहा है, इस प्रश्न के अपन चर्चा करें तो इस प्रश्न में कहा है कि 3 साझेदार है ए बी सी और इनका लाभ भाजन अनुपात है 5:3:2 और ए अवकाश ग्रहण करता है। ए फर्म से रिटायर होने पर उनकी समायोजित पूंजी दी हुई है 60, 50 और 40 एबीसी की। साझेदार निश्चित करते हैं कि उनकी पूंजी किस में होनी चाहिए? सिर्फ लाभ भाजन अनुपात में होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले फर्म की, यहां देखो मैं लिख देता हूं, ए बी और सी 3 साझेदार हैं। लाभ भाजन अनुपात है 5:3:2 है और ए यहां से अवकाश ग्रहण करता है। ए के अवकाश ग्रहण करने पर इनकी जो समायोजित पूंजी है, समायोजित पूंजी किसकी? ए बी सी की। ए बी और सी की समायोजित पूंजी दी हुई है अपने को 60,000, 50,000, 40,000। 60,000, 50,000 और 40,000 ये एबीसी की समायोजित पूंजी दी हुई है। साझेदार निश्चित करते हैं कि उनकी पूंजी, ए रिटायर हो ही जा रहा है, ए की ये तो रिटायर हो ही गया, तो अब बी और सी की जो पूंजी है ये उनके लाभ विभाजन अनुपात में होनी चाहिए। और जबकि लाभ भाजन अनुपात अपने को प्रश्न में नया नहीं दिया हुआ है, तो जब नया लाभ भाजन अनुपात नहीं दिया तो बी और सी का नया अनुपात कितना हो गया? ये हो गया 3:2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नया अनुपात बी रेशियो सी के बीच रहेगा। ए तो रिटायर हो जाता है तो 3:2, ये 3:2 नया लाभ भाजन अनुपात हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? सर पूंजी समायोजन करना है और साझेदार कितनी नगद राशि लाएंगे और ले जाएंगे इस संबंध में जनरल प्रविष्टियां करनी है। तो देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सर नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी है। नई फर्म की कुल पूंजी किस प्रकार ज्ञात करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था, जब प्रश्न में नई फर्म की कुल पूंजी ना दी हो और प्रश्न में ये कह दिया जाए कि शेष साझेदारों की जो पूंजी उनके नए लाभ भाजन अनुपात में रहनी चाहिए, तो शेष साझेदारों की पूंजी का योग कर लो, समायोजित पूंजियों का योग कर लो।
तो ए की पूंजी 50,000 है, बी की पूंजी 40,000 है। 50,000 और 40,000 दोनों को ऐड किया तो 90,000 नई फर्म की कुल पूंजी हो जाती है। अब नई फर्म की जो कुल पूंजी है इसको हमें शेष साझेदारों में नए अनुपात में विभाजित कर देना है, और नया अनुपात कितना है, 3:2 है। 3:2 में इसे बी और सी के बीच विभाजित करना है। अब हम इसे बी और सी के बीच जब विभाजित करेंगे तो देखिए 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसमें 5 का भाग दिया तो कितना आया सर, 18,000 आया। 18,000 को 3 से गुणा किया तो कितना आया, 54,000 आया। 18,000 को 2 से गुणा तो किया तो कितना आया सर, 36,000 आया। तो ये होगी साझेदारों की नई पूंजी होगी, साझेदारों की नई पूंजी। अब यहां जो साझेदारों की नई पूंजी दी हुई इसकी तुलना साझेदारों की समायोजित पूंजी के साथ करनी है। तो मैंने लिखा यहां पे समायोजित पूंजी, यहां पे मैं समायोजित पूंजी और लिख लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे समायोजित पूंजी कितनी लिखी सर, 50,000 समायोजित पूंजी है ए की और 40,000 समायोजित पूंजी है बी की। तुलना की हमने कि नई पूंजी है 54,000 और समायोजित पूंजी 50,000, इसका मतलब 4,000 का अंतर आया। अब देखिए जब नई पूंजी अधिक होती है इसका मतलब भविष्य में उसे फर्म में 54,000 रुपये रखने हैं और वर्तमान में उसकी समायोजित पूंजी 50,000 यानी 4,000 रुपये की पूंजी और लानी पड़ेगी। नई पूंजी जब अधिक होती है तो साझेदार अंतर की जो पूंजी होती है वो लेकर आता है। तो ये लाई जाने वाली पूंजी है, लाई जाने वाली पूंजी। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो पहले इसकी पूंजी थी 36,000 और वर्तमान पूंजी जो समायोजित पूंजी वो 40,000 है और जो नई पूंजी है वो 36,000 है। नई पूंजी कम है तो यहाँ जो अंतर की राशि 4,000 है इसे साझेदार निकाल कर ले जाएगा तो ये हो गई ले जाई जाने वाली पूंजी, ले जाई जाने वाली पूंजी। इसे साझेदार फर्म से निकाल कर ले जाएगा। अब देखिए प्रविष्टि करते हैं, यहां साझेदार पूंजी लेकर आएगा तो फर्म को क्या मिलेगा सर, कैश मिलेगा। पूंजी लाने पर प्रविष्टि हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कौन लाया सर, बी लेकर आया तो बी की पूंजी खाते को हम क्रेडिट कर देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। 4,000 रुपए पूंजी ले आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, साझेदार पूंजी लेकर जाएगा, यहाँ पे सी लेकर जाएगा तो सी पूंजी लेकर जाएगा तो इसकी पूंजी में कमी हो जाएगी और पूंजी में कमी होने पर पूंजी खाता डेबिट हो जाता है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और फर्म से क्या गया सर, कैश गई तो कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। तो इस तरह अपना ये पूंजी लेकर चला गया, 4,000 की पूंजी लेकर चला जाता है। तो ये अपनी प्रविष्टियां होगी इससे रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी व सी 3:2:1 में लाभ वजन करते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है, सी को नगद भुगतान किया जाता है। देखिए साझेदार कौन कौन है सर, ए साझेदार है ए बी सी, देखिए यहां साझेदार दिए हुए आपको ए बी तथा सी और ए बी सी का लाभ वजन अनुपात दिया हुआ है 3:2:1। इसके बाद आगे इंफॉर्मेशन में कहा है कि सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो सी फर्म से रिटायर हो जाता है और सी को नगद भुगतान करना है, इसको अपन कैश पेमेंट करेंगे। और फिर आगे बोला है कि अवकाश ग्रहण की तिथि को उनकी समायोजित पूंजी 30, 40 और 30, इसकी समायोजित पूंजी 30,000, 40,000
और 30,000, ये इनकी समायोजित पूंजी दी हुई है, समायोजित पूंजी, ये है साझेदारों की समायोजित पूंजी। इसके बाद देखिए प्रश्न में आगे क्या कहा आपसे, आगे इसमें कहा गया कि चिट्ठे में रोकड़ शेष 20,000 रुपए, यानी कैश बैलेंस अवेलेबल है 20,000 और न्यूनतम रोकड़ शेष 10,000 रखना आवश्यक है। शेष साझेदारों द्वारा लाई अथवा ले जाई जाने वाली राशि की गणना करो। तो देखो यहाँ पे साझेदार जो सी रिटायर हो रहा है, इसको इसका नकद भुगतान करना है, और नकद भुगतान करते टाइम ये बात ध्यान रखनी है कि बैलेंस शीट में जो हमारे पास कैश अवेलेबल है वो है 20,000, और न्यूनतम जो कैश बैलेंस हमें रखना है वो है अपना 10,000। तो अब देखिए हमें क्या करना है, इस सबसे पहले नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करनी है। तो मैं लिखता हूं नई फर्म की कुल पूंजी। तो नई फर्म की कुल पूंजी की गणना हम किस प्रकार करते हैं, यहां इस कंडीशन में सबसे पहले लिखा जाएगा साझेदारों की समायोजित पूंजी। शेष जो भी साझेदार हैं उनकी समायोजित पूंजी मैं यहां पे लिख दूंगा, शेष साझेदार। शेष कौन, सी चला गया तो ए और बी शेष बचे, तो शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी। तो यहां जो शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी कितनी है सर, ए और बी की समायोजित पूंजी 30,000 और 40,000। तो 30 और 40 कितने हो गए सर, 70,000 इनकी समायोजित पूंजी हो जाती है कुल। अब 70,000 की जो समायोजित पूंजी है, इसमें हमें क्या क्या जोड़ना है सर, एक जोड़ना है कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसको भुगतान कितनी राशि का करना है। प्रश्न में इतना बोला है कि सी को नगद भुगतान किया जाएगा, इसका मतलब सी की जो समायोजित पूंजी वो संपूर्ण राशि भुगतान करेंगे। तो सी को भुगतान योग्य राशि, सी मतलब कौन है सर, रिटायरिंग पार्टनर है सी, और सी को भुगतान योग्य राशि कितनी दी हुई है सर, ये 30,000 भुगतान योग्य राशि दी हुई है। अब इसमें हमें जोड़ना है जो हमें न्यूनतम रोकड़ शेष जो रखना है चिट्ठे में, उसे भी जोड़ना है। तो यहां लिखेंगे न्यूनतम रोकड़ शेष, ये दिया हुआ है हमें प्रश्न में 10,000 रुपए न्यूनतम रोकड़ शेष रखना है। इन दोनों चीजों को जोड़ने के बाद ये हो जाती है 1,10,000 की राशि। इसमें से हमें घटा देना है, किसे घटा देना है, जो रोकड़ शेष आपका बैलेंस शीट में अवेलेबल है उसे घटा देना है। यानी कि रोकड़ शेष, कौन सा रोकड़ शेष सर, प्रारंभिक रोकड़ शेष, प्रारंभिक रोकड़ शेष। ये कहां मिलता है सर, ये बैलेंस शीट में मिलता है, जो कि कितना दिया हुआ है सर, 20,000 रुपये। प्रश्न में 20,000 दिया हुआ है, तो 20,000 यहां से घटा देंगे तो फिर हमारे पास जो यहाँ पूंजी रह गई वो रह गई 90,000। ये नई फर्म की कुल पूंजी है, इसे कहेंगे नई फर्म की कुल पूंजी। अब ये जो नई फर्म की कुल पूंजी है, इस नई फर्म की कुल पूंजी को हम शेष साझेदारों में नए लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। तो इनका जो नया लाभ विभाजन अनुपात है प्रश्न में दिया हुआ है क्या सर, प्रश्न में कोई भी नया लाभ विभाजन अनुपात कहीं नहीं दिया हुआ। तो जब प्रश्न में लाभ विभाजन अनुपात नया नहीं दिया हुआ है तो शेष साझेदारों का ये जो अनुपात है 3:2, यही नया अनुपात हो जाएगा। तो ए और बी के बीच, इसको ए और बी के बीच नया अनुपात इनका 3:2 मान लिया जाएगा। 3:2 में विभाजित करेंगे तो ये 3 और 2 कितने हो गए सर, 5 हो गए। इसमें 5 90,000 में 5 से डिवाइड किया तो आया 18, 18 को 3 से गुणा किया 54,000 आया, 18 को 2 से गुणा किया 36,000 आया। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 54,000 और 36,000 हमारा ये इनकी साझेदारों की नई पूंजी होगी, इसे कहेंगे साझेदारों की नई पूंजी। यहां जो साझेदारों की नई पूंजी दी हुई है, या जो साझेदारों की नई पूंजी हमें ये जो हमने ज्ञात की है 54,000 और 36,000, इसकी तुलना करेंगे साझेदारों की जो समायोजित पूंजी इसके साथ। तो यहां लिखेंगे अपन समायोजित पूंजी, इसकी तुलना समायोजित पूंजी के साथ करेंगे, जो कि कितनी दी हुई समायोजित पूंजी सर, ये दी हुई है 30,000 और
40,000 दी हुई है, तो यहाँ लिखा 30,000 और यहाँ लिखा 40,000। अब देखिए यहाँ पे साझेदारों की जो नई पूंजी है, साझेदार ए की जो नई पूंजी है वो अधिक है और समायोजित पूंजी कम है, तो अंतर की राशि 24,000 क्या होगी सर? ये लाई जाने वाली पूंजी हो जाएगी। जब नई पूंजी अधिक होती है तो साझेदार को पूंजी और लानी होती है, तो ये लाई जाने वाली पूंजी की राशि। इसके बाद यहां देखो 36 और 40, 4,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे नई पूंजी कम है, और जब नई पूंजी कम होती है तो ये अंतर की जो राशि होती है ये हो जाती है ले जाई जानने वाली पूंजी, ले जाई जानने वाली पूंजी की राशि। अब इन दोनों की आपको जनरल प्रविष्टियां लिखनी है। तो देखिए इतना जो टॉपिक आपने किया, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं जनरल प्रविष्टियां आपको करवा देता हूं यहाँ पे। देखिए प्रविष्टियां किस तरह करनी है सर? यहाँ पे लाई जाने वाली पूंजी, अर्थात ए 24,000 की पूंजी लाएगा। जब ए पूंजी के रूप में 24,000 लाएगा तो फर्म को क्या मिलेगा सर? कैश मिलेगा। तो कैश बिजनेस में आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ए ने कैश बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया, मतलब ए की कैपिटल बिजनेस में बढ़ी, और जब कैपिटल बढ़ जाती है तो हमें पता है कैपिटल अकाउंट को क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। तो यहां पे कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। ये जो एंट्री होनी है कितने से होनी है सर? 24,000 से एंट्री होनी है। नरेशन आप लिख दोगे बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ए या कैपिटल बॉट बाय ए। बी की बात करें तो बी को देखिए, यहाँ पे बी का था 36,000 और 40,000, यानी 4,000 रुपए लाई जाने वाली पूंजी थी, मतलब ले जाई जाने वाली पूंजी। यहाँ पे 4,000 रुपए की पूंजी निकाल कर ले जाएगा, तो जब बी पूंजी की रकम लेके जाएगा तो बी की पूंजी फर्म में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखिए 40 से 36 ही रखनी है, तो 4,000 बी की फर्म में पूंजी कम हो गई। और आपको पता है जब पूंजी कम हो जाती है तो पूंजी खाते को क्या कर देते हैं सर? डेबिट कर देते हैं। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करना है सर? बी को डेबिट किया, पूंजी वो फर्म से लेकर चले गए, तो फर्म से क्या गई? कैश गई। तो कैश को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। तो ये एंट्री हम बनाएंगे कितने से? रुपए 4,000 से। नरेशन लिख सकते हैं बीइंग कैपिटल विड्रॉन बाय बी। यहाँ पे देखो कैश की जगह हम क्या कर सकते हैं? बैंक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैश या बैंक दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ये आपकी प्रविष्टि हो जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए, बी व सी क्रमशः 3:2:1 में लाभ भाजन करते हैं। सी अवकाश ग्रहण करता है और अवकाश ग्रहण की तिथि को उनकी समायोजित पूंजी क्रमशः 40,000, 30,000 और 20,000 रुपए थी। सी को नगद भुगतान करना है, तो शेष साझेदारों द्वारा लाई अथवा ले जाई जाने वाली राशि क्या होगी, ये पूछा है। और साथ में अपन इसकी जनरल प्रविष्टियां भी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था, थोड़ा समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ए बी सी साझेदार हैं, ए बी और सी 3 साझेदार हैं। इनकी जो लाभ विभाजन अनुपात है वो है 3:2:1, 3:2:1। सी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और अवकाश ग्रहण की तिथि को उनकी समायोजित पूंजी क्रमशः 40,000, 30,000 व 30,000 रुपए थी। तो सी यहाँ पे फर्म से रिटायर हो जाता है, और जब सी फर्म से रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पर इनकी जो पूंजी है वो दी हुई है 40,000, 30,000, 30,000, 40,000, 30,000,
वह 30,000 इनकी समायोजित पूंजी दी हुई। ये क्या है सर? ये समायोजित पूंजी की रकम दी हुई है एबीसी की। सी को नगद भुगतान करना है और शेष साझेदारों द्वारा लाई अथवा ले जाई जाने वाली राशि की गणना करो। सी को हमें नगद भुगतान करना है। जब साझेदार को नगद भुगतान करना हो तो सबसे पहले देखो पूंजी समायोजन के लिए हमें क्या करना होता है सर? नई फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करनी पड़ती है। तो यहां पे हम नई फर्म की कुल पूंजी की गणना करेंगे और नई फर्म की कुल पूंजी की जब हम गणना करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? शेष साझेदारों की समायोजित पूंजी लिखेंगे। समायोजित पूंजी किन की लिखनी है सर? शेष साझेदारों की, जो रिटायर हो रहा है उसे छोड़कर अन्य साझेदारों की। तो यहाँ पे ए की पूंजी है 40,000 और बी की समायोजित पूंजी है 30,000। इस तरह टोटल कितना भुगतान किया जाता है सर? 70,000 का भुगतान किया जाता है। तो ये 70,000 की इनकी दोनों की समायोजित पूंजी है। तो इस प्रकार इनकी समायोजित पूंजी कितनी सर? 40 और 30, 70,000 इनकी समायोजित पूंजी हो जाती है। अब हमें इसमें जोड़ना क्या है? जो साझेदार रिटायर हो रहा है उस रिटायर्ड पार्टनर की जो देय राशि है, उसको जितना रुपए देना है वो जोड़ना है। तो सी को देय राशि, सी रिटायर हो रहा है ना, तो सी को देय राशि है यहाँ पे 30,000। तो हमने यहाँ पे 30,000 रुपए जोड़ देने हैं। अब इसके बाद हमें न्यूनतम पूंजी की बात रखनी है यहाँ पे कि फर्म में न्यूनतम पूंजी कितनी रखनी है और रोकड़ शेष कितना है। अब ना तो प्रश्न में न्यूनतम पूंजी दी हुई है ना रोकड़ शेष दिया हुआ है, तो बस यहीं पे अपन क्या ज्ञात कर लेंगे सर? ये हो जाएगी 1,00,000 रुपए नई फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी अपनी। और जो नई फर्म की कुल पूंजी होती है इसे साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। तो साझेदार है ए और बी, तो इस पूंजी को आप ए और बी में लाभ विभाजन अनुपात में विभाजित कर देंगे। तो लाभ विभाजन अनुपात प्रश्न में कोई नया दिया हुआ नहीं है। जब नया नहीं दिया हुआ हो तो ये जो पुराने वाला जो अनुपात है 3:2 इनके बीच था, ए बी के बीच, वही अपना नया अनुपात मान लिया जाएगा 3:2। अब 3:2 में हम क्या करेंगे? इस पूंजी 1,00,000 को विभाजित करेंगे तो ज्यादा 3 और 2 5, तो 60,000 और 40,000। 3:2 में विभाजित होगी तो 60,000 और 40,000 होगी। ये हो गई साझेदारों की नई पूंजी, साझेदारों की नई पूंजी। अब इस साझेदारों की नई पूंजी की तुलना करनी है समायोजित पूंजी के साथ। इनकी तुलना समायोजित पूंजी के साथ करेंगे तो जो समायोजित पूंजी वो दी हुई है 40,000 और 30,000। यहां इसकी समायोजित पूंजी है 40,000 और इसकी समायोजित पूंजी है 30,000। तो इनके साथ जब हमने तुलना की तो पता लगा कि नई पूंजी यहाँ पे अधिक है और समायोजित पूंजी कम है। तो साझेदार को 20,000 की पूंजी और लानी पड़ेगी। और यहाँ पे भी देखा तो नई पूंजी अधिक है 10,000 रुपए से, तो यहाँ पे भी साझेदार को 10,000 रुपए की पूंजी लानी पड़ेगी। तो ये हो गई लाई जाने वाली पूंजी, लाई जाने वाली पूंजी। तो इस प्रकार अपने को साझेदारों द्वारा लाई जाने वाली पूंजी की गणना हमने कर ली। अब इनसे संबंधित अगर प्रविष्टियां करनी हो तो आप क्या करोगे? साझेदारों द्वारा ये पूंजी लेकर आनी। ये साझेदारों द्वारा लाई जाने वाली पूंजी है और यहाँ पर जब साझेदार पूंजी की रकम लेकर आएंगे तो फर्म को क्या मिलेगा सर? कैश मिलेगा। तो आपको पता है जब कैश बिजनेस में आता है तो उसे हम क्या कर देते हैं सर? डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे कैश की जगह बैंक भी डेबिट कर सकते हो। और साझेदार जब पूंजी की रकम फर्म में लेकर आएंगे तो साझेदारों की पूंजी में क्या होगी? वृद्धि होगी। और हम जानते हैं जब पूंजी की राशि में वृद्धि होती है तो पूंजी खाते को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम ए कैपिटल, एज कैपिटल और बीज कैपिटल को डेबिट क्रेडिट कर देंगे टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल अकाउंट। यानी जब भी पूंजी में वृद्धि होती है तो पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्रेडिट होगा ए की पूंजी 20,000 से
और इसकी पूंजी 10,000 से क्रेडिट होगी। इस प्रकार टोटल 30,000 रुपए की कैश बिजनेस में आ जाती है। तो ये कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय ए एंड बी, इसका नरेशन आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार ये पूंजी समायोजन से संबंधित प्रश्न हमने किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करेंगे। इसी के साथ किसी स्टूडेंट ने हमें 2 क्वेश्चंस पूछे हैं व्हाट्सएप पे, तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी हम इसी वीडियो में एडिशनली ऐड कर दे रहे हैं, तो उनको भी आप देखिएगा। तो आज हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हुए स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। तो इस स्पेशल वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टूडेंट ने जो हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, स्टूडेंट ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 3, साझेदार का अवकाश ग्रहण मृत्यु पर लेखे। इसमें है आपका पेज नंबर 144 पर अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न दिए हुए हैं, यानी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उनमें है क्वेश्चन नंबर 8। तो आपसे पूछा गया है पेज नंबर 144 और क्वेश्चन नंबर दिया हुआ यहाँ पे 8। ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे क्वेश्चन पीछे के किसी वीडियो में शायद मैंने करवाया हुआ है, लेकिन फिर एक बार अपन देख लेते हैं। देखिए, एक प्रश्न में कहा है कि ए, बी व सी 4:3:1 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है और अपने लाभ के लिए 8100 रुपए, अपने लाभ को 8100 रुपए में बेच देता है। मतलब यहाँ पे 3 साझेदार दिए गए हैं। साझेदार कौन है सर? ए, बी और सी, ये 3 साझेदार हैं। इनका जो लाभ विभाजन अनुपात प्रश्न में दिया हुआ है वो है 4:3:1, 4:3:1 दिया हुआ है। बी फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। ये बी जो है, ये फर्म से क्या करता है सर? ये रिटायर हो जा रहा है। तो जब फर्म से बी रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट पे ये क्या कर रहा है? अपना हिस्सा बेच रहा है। कितने में सर? 8,100 रुपए में अपना हिस्सा बेच रहा है। इस 8,100 रुपए को कैसे लेगा? ये ए और बी से प्राप्त करता है, ए और सी से। तो ए से कितना प्राप्त कर सर? 3,600 रुपए ए द्वारा व 4,500 रुपए सी द्वारा दिए जाते हैं। तो ये 3,600 रुपए ए से प्राप्त करता है और 4,500 रुपए बी से प्राप्त करता है। इस प्रकार ये टोटल 8100 रुपए अपने हिस्से को बेचने के बदले प्राप्त करता है। तो प्रश्न में आगे पूछा गया हमसे, नया लाभ विभाजन व फायदे का अनुपात ज्ञात करो। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया कि एक साझेदार अपना लाभ का हिस्सा ए और सी को बेच रहा है। इसका मतलब ये लाभ का हिस्सा अपना बेचेगा तो ए और सी इसके लाभ के हिस्से को प्राप्त करेंगे, यानी अधिगम करेंगे। तो इसने अपना लाभ का हिस्सा 8100 में बेचा, जिसमें ए से लिया 3,600, सी से लिया 4,500। इसका मतलब ए और सी ने इसके लाभ के हिस्से को इस अनुपात में लिया, 3,600 अनुपात 4,500 के अनुपात में इसके लाभ के हिस्से को लिया है। तो हम इसका अनुपात बना लेते हैं। देखो, 3,600 ये दिया हुआ था, ये 4,500 दिया हुआ था। यहाँ पे 2 जीरो तो कॉमन है, दोनों जीरो कैंसिल की। फिर देखो 36 और 45 में कॉमन क्या सर? 9 कॉमन है इन दोनों में। 9 से इसको कैंसिल किया, 9 चौक 36 और 9 5 45। तो ये आया 4:5। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का जो हिस्सा था वो ए और सी द्वारा 4:5 में लिया गया। तो ये 4:5 क्या हो गया? ए और सी का अधिगम अनुपात हो जाता है। ए और सी का क्या हो गया सर? ये हो गया अधिगम अनुपात। ये ए और सी का अधिगम अनुपात हो गया। चलिए, एक बात तो हमने ज्ञात कर ली। तो इसका मतलब ये हुआ, इस अधिगम अनुपात का अर्थ ये हुआ कि यहां पे जो बी था, बी का हिस्सा ए और सी ने 4:5 में प्राप्त कर लिया। तो 4:5 में प्राप्त किया, तो ये अधिगम अनुपात है। हमें अब अधिगम ज्ञात करना। तो देखिए, बी का जो हिस्सा था वो कितना था सर? 3। कितने में से? 4, 3, 7 और 1, 8। 3/8 हिस्सा बी का था। इस 3/8 हिस्से को कौन प्राप्त कर रहा है सर? ए और सी प्राप्त कर रहे हैं। किस अनुपात में? इनका अधिगम अनुपात है 4:5, यानी 4:5 में प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? इसको इससे गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा सर? अधिगम आ जाएगा। तो अधिगम का हिस्सा, ये तो अधिगम अनुपात था, अधिगम का हिस्सा आ जाएगा। अधिगम बराबर कितना हो जाएगा? 3/8 गुणा कितना? 4 और 5 9, यानी 4/9 और 3/8 गुणा 5/9। ये ए का हिस्सा होगा और ये सी का हिस्सा होगा। ये अधिगम हो गया।
अब देखिए यहाँ पे 4 को 3 से गुणा किया, 4 ते 12/72 और 5 ते 15/72। तो इस तरह आपने ये अधिगम किया, किसने? ए ने। ये अधिगम किया बी ने। अब आप देखिए, याद कीजिए, नए अनुपात का हमने क्या सूत्र लिखा था? हमने नए अनुपात का सूत्र लिखा था, नया अनुपात बराबर पुराना अनुपात प्लस अधिगम। पुराना अनुपात प्लस अधिगम, ये हमने इसका सूत्र लिखा था। तो इसी तो नए अनुपात का हमने सूत्र लिखा था पुराना अनुपात प्लस अधिगम। तो पुराना अनुपात कितना सर? ये था 4, 3, 1। तो हमें सिर्फ किसको लेना है? सी। बी तो चला जा रहा है, ए सी को लेना नए अनुपात में, ए और सी को लेंगे। तो पुराना अनुपात कितना? 4/8 ए का हो गया और 1/8 बी का हो जाता है। प्लस करेंगे इनमें अधिगम। अधिगम कितना है सर? 12/72 और 15/72 अधिगम है। अब देखो, प्लस और माइनस के लिए क्या करना पड़ता है सर? दोनों के हर की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे हर की संख्या बराबर है नहीं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो 8 का भाग 72 में जा रहा है। बोलो बिल्कुल जा रहा है सर। कितने बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है। तो एक बार इसको 9/9 से गुणा कर लो, और ये भी 9 बार जाएगा, तो इसको भी 9/9 से गुणा कर लेते हैं। तो अब बराबर क्या हो गया? देखिए यहाँ पे 9 को 4 से गुणा किया, 36/72 ये हो गया, और इसको क्या? तो 9/72 ये हो गया। इसमें प्लस का साइन है, प्लस लगाया, प्लस का साइन है, तो 12/72 ये इसमें ऐड करना है, और यहाँ पे 15/72 ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये अपने ऐड करना है, तो 72 और 72 प्लस जो नीचे की संख्या, हर की संख्या बराबर है, तो ऊपर की संख्या डायरेक्ट जोड़ो, तो 36 + 12 48/72 ये हो जाएगा। और ये 72 इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम तो आ ही रहा है। तो 9 और 15 24, 24/72। अब इस प्रकार ये अपना क्या हो गया सर? ये अपना नया लाभ का हिस्सा आ गया, ए और सी का। अब ये नए लाभ के हिस्से से नया अनुपात अपन बना देंगे। यहां मैं लिख रहा हूं, देखिए नया अनुपात। तो इसका नया अनुपात किस प्रकार बनाएंगे? नया अनुपात बराबर होगा, ये जो आपका अधिगम हर की संख्या जब बराबर है इसमें नए अनुपात में, तो अंश की संख्या को अनुपात बनाएंगे, तो ए अनुपात सी जो होगा वो होगा 48/24। देखिए 48 और 24, 48 और 24 को अगर अपन कैंसिल करते हैं तो इनमें कॉमन 24 है ना, दोनों में 24 से डिवाइड हो रहा है, 24 से कम 24, 24 दूनी 48। तो यानी कि नया जो अनुपात है वो साझेदारों के बीच होगा 2:1, और अधिगम जो अनुपात है वो होगा 4:5। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 144 चैप्टर 3 यानी कि अवकाश ग्रहण से संबंधित प्रश्न था। ये प्रश्न हमने सोल्व किया है। ये किसी को स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रॉब्लम को देखते हैं, सोल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा है, तो अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वो पीछे वाले चैप्टर से रिलेटेड है। एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए अपन देखते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है आपका चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है, पेज नंबर 81। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से करना है। चैप्टर 2 से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेकंड चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था सर पेज नंबर 81 पर, पेज नंबर 81 पर जो आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का है, क्वेश्चन नंबर 19। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस इसमें है क्वेश्चन नंबर 19, ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात से रिलेटेड है, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो देखते हैं अपन। देखिए ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2:1 के अनुपात में लाभ भाजन करते हैं। डी को प्रवेश देते हैं, डी अपने हिस्से का 1/4 भाग सी से प्राप्त करता है। ए अपने हिस्से का 3/10 भाग व बी अपने हिस्से का 1/10 भाग डी के पक्ष में त्याग करते हैं। नया लाभ भाजन अनुपात व त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या कहा है कि यहाँ पे 3 साझेदार हैं ए बी सी।
तीन साझेदार हैं, ए, बी और सी, ये तीन साझेदार हैं। यहां बी को एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। एक डी आता है नए साझेदार के रूप में, ये नया साझेदार है, ये नए साझेदार के रूप में फर्म में प्रवेश करता है। अब आगे के प्रश्न में कहा गया डी अपने हिस्से का 1/4 भाग सी से प्राप्त करता है। डी क्या करता है, डी का जितना भी लाभ में हिस्सा होगा, हमें प्रश्न में ये नहीं दिया हुआ कि डी का लाभ में हिस्सा कितना है, डी का जितना भी लाभ में हिस्सा है, मान लो जो भी हिस्सा है एक्स हिस्सा हो, तो डी अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा किससे लेता है, डी अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा सी से प्राप्त करता है। डी अपने हिस्से का 1/4, अपने हिस्से का, डी अपने हिस्से का, डी अपने हिस्से का 1/4 किससे लेता है, ए से प्राप्त करता है, ए से प्राप्त करता है। यह प्रश्न में क्या है, तो देखो डी का जितना भी हिस्सा था उस हिस्से का 1/4 जब इसने ए से प्राप्त किया तो डी के हिस्से का शेष कितना बच गया, देखो 4 में से 1 इसने ए से लिया तो शेष कितना बचा, शेष बचा 3/4। कैसे कि इसका जो भी हिस्सा था उसमें से आपने टोटल हिस्से में से 4 में से 1 हिस्सा इसने ले लिया तो इसका शेष हिस्सा 3/4 बचा। तो ये शेष 3/4 किससे लेगा, ये शेष 3/4 ले रहा है ए तथा सी तथा डी से प्राप्त करेगा, बी तथा सी से लेगा, शेष ये अपना बी और सी से ले रहा है। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा है कि अपने हिस्से प्रश्न में कहा कि डी अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा सी से प्राप्त करता है। तो जब ये अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा सी से प्राप्त करता तो शेष कितना होता सर, 4 में से 1 तो सी से ले लिया, तो 4 में से 1 माइनस करो, कितने बचे सर, 4 में से 1 गया 3, तो शेष 3/4 हिस्सा किससे प्राप्त करेगा, शेष 4/3 हिस्सा ए और बी से प्राप्त करेगा। अब ए और बी से कितना हिस्सा प्राप्त कर रहा है, ये शेष 3/4 हिस्सा हो गया, इसका शेष 3/4 हिस्सा किससे लेगा, ए और बी से लेगा। अब प्रश्न में कहा गया कि ए अपने हिस्से का 3/4 भाग व बी अपने हिस्से का 1/10 भाग बी के पक्ष में त्याग करते हैं। तो देखिए त्याग किया, ए और बी ने त्याग किया, ए का त्याग कितना है वो देख लेता हूं मैं पहले, ए का त्याग और यहां पे बी का भी त्याग दिया हुआ है। तो ए ने अपने हिस्से का 3/4 भाग, ए के हिस्से का 3/4, तो ए का हिस्सा कितना है सर, यहां पे इनका लाभ भाजन अनुपात दिया हुआ था 3:2:1, 3:2:1 दिया हुआ था। तो ए का हिस्सा था 3/6 और बी का हिस्सा था 2/6। तो प्रश्न में क्या कहा गया कि ए ने अपने हिस्से का ए ने अपने हिस्से का 3/10 भाग, अपने हिस्से का 3/10, तो ए का हिस्सा कितना 3/6 और 3/6 का 3/10 यानी का मतलब गुणा होता है, तो 3/6 का 3/10 यानी कि 9/60 हिस्सा ए का त्याग हो गया। और यहां पे बी का त्याग कितना है, बी ने अपने हिस्से का 1/10 भाग डी के पक्ष में त्याग किया, तो बी का हिस्सा कितना 2/6 और 2/6 का 1/10 बराबर कितना हो गया सर 2/60 ये हो जाता है। तो 9/60 और 2/60 ये ए और बी ने त्याग किया अपने हिस्से का किसके पक्ष में, डी के पक्ष में। तो इसका मतलब डी का जो शेष हिस्सा 3/4 था उसमें ए ने दिया 9/60 और बी ने दिया 3/60 2/60। तो इसका मतलब ए और बी से कुल हिस्सा कितना प्राप्त किया इसने 9/60 प्लस 2/60। तो 9/60 प्लस 2/60 बराबर कितना हो गया सर, ये हो गया 11/60। इसका मतलब ये हुआ कि जो डी का जो शेष हिस्सा 3/4 था उसको किसके बराबर है, वो 11/60 के इक्वल है। तो यहां पे जो डी का 3/4 हिस्सा वो किसके इक्वल है सर, 11/60 के इक्वल है। तो हमें निकालना है कि डी का कुल हिस्सा कितना। तो देखिए यहां पे मैंने क्या बताया था कि डी अपना 1/4 हिस्सा सी से लेता है, अपने हिस्से का 1/4, तो इसका मतलब शेष 3/4 हिस्सा ए बी से लेता है।
तो ए बी से जो इसने हिस्सा प्राप्त किया वो कुल हिस्सा कितना 11/60। ये 11/60 किसके बराबर है? इसके 3/4 के बराबर। तो हमें डी का कुल हिस्सा प्राप्त करना है। तो यहां पे देखिए डी का लाभ में हिस्सा, डी का लाभ में हिस्सा कितना है वो देखेंगे। तो डी का लाभ में हिस्सा होगा यहां पे, जो यहां पे 3/4 भाग के लिए कितना हिस्सा है? 11/60। 3/4 बराबर किसके है सर? ये 11/60 के इक्वल है। तो हमें डी का कुल हिस्सा ज्ञात करना है। तो डी का कुल हिस्सा कितना होगा? कुल हिस्सा यानी एक हिस्से के बराबर देखना है अपने को। एक हिस्से के बराबर कितना होगा? 11/60। और इसको भाग में ले जाएंगे तो इसके भाग में आ गया भाग 3/4। तो इसको क्या करेंगे? अब ये भाग का मतलब क्या होता है? वज्र गुणा होता है। तो अपन इसको यो भी लिख सकते हैं 11/60 गुणा, ये वज्र गुणा कर देंगे 4/3। इसका मतलब हो गया सर 44/180। ये डी का लाभ में हिस्सा हो गया। अब डी का लाभ में हिस्सा ज्ञात करने के बाद देखो हम क्या करेंगे। इस प्रश्न में क्या कहा कि डी अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा सी से प्राप्त करता। तो यहां पे सी का त्याग और ज्ञात कर लेते हैं। ए का त्याग, बी का त्याग था, सी का त्याग कितना होगा? सी का त्याग होगा डी अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा प्राप्त करता है। तो डी का कुल हिस्सा कितना है सर? 44/180। तो डी का हिस्सा है 44/180 और डी अपने हिस्से का 1/4 सी से लेता है। तो 44/180 का 1/4 यानी का मतलब गुणा हो गया। तो ये हो गया 44/18 चौक 72 720। तो डी सी का त्याग हो गया 44/720 हो जाता है। अब हम नया अनुपात ज्ञात करेंगे। और आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको नए अनुपात का सूत्र बताया था कि पुराने अनुपात में से त्याग का हिस्सा घटा देंगे तो शेष जो अनुपात बचेगा वो नया हिस्सा, नया लाभ का हिस्सा बचेगा। तो मैं यहां नए अनुपात का सूत्र रख रहा हूं। नया अनुपात बराबर क्या होगा सर? पुराना जो अनुपात है उस पुराने अनुपात में आप क्या करेंगे? पुराने अनुपात में से माइनस कर देंगे त्याग का हिस्सा। त्याग अनुपात नहीं, त्याग का हिस्सा। ये त्याग का हिस्सा दिया हुआ है, त्याग का हिस्सा में माइनस करना है। 11/60 था। तो पुराना अनुपात कितना? 3:2:1। तो ए का पुराना हिस्सा था 3/6 और बी का जो पुराना हिस्सा था वो था आपका 2/6 और सी का जो पुराना हिस्सा था सर वो था 1/6। उसमें से हमें माइनस करना है सर त्याग का हिस्सा। तो ए का त्याग है 9/60, बी का त्याग है 2/60 और जबकि सी का त्याग है 44/720। तो देखिए अब हमें क्या करना है। हमें पता है कि जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो प्लस और माइनस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है सर? प्लस और माइनस के लिए हमें हर की संख्याओं को बराबर करना होता है। इसलिए हम क्या करते हैं? हर की संख्याओं को बराबर करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो हम या एलसीएम ना लेके सीधा कर सकते हैं। कुछ 6 का भाग 60 में जा रहा है 10 बार जा रहा है तो इसको 10/10 से गुणा करेंगे। तो ये इक्वल टू में कितना हो गया सर? 10 × 30 30/60 ही हो गया। और माइनस लगाना है कितना सर? 9/60। तो 9/60 माइनस किया, देखो इक्वल हो गया ना नीचे की संख्या। जब नीचे की संख्या यानी बेस की संख्या यानी ये हर की संख्या जब बराबर हो जाए तो अंश की संख्या को डायरेक्ट माइनस कर दो। तो 30 - 9 21/60 अपना ये इसका नया लाभ का हिस्सा बच गया। इसी तरह देखो 6 का भाग 60 में 10 बार जा रहा है तो इसको भी मैंने 10/10 से गुणा किया। तो ये कितना आ गया सर? 20/60 आ गया। उसमें से मैंने 2/60 माइनस कर देना है तो ये रह जाएगा 18/60 ये रह जाएगा। इसके बाद देखो 6 और 720। तो यहाँ 6 और 720 में अपन देखना है कि कितना हिस्सा होता है इसका। 6 और 720 यानी 6 और 720 में 6 का भाग 720 में दिया अपन ने तो कितनी बार गया? 12 × 6 = 72 120 बार गया सर। तो मैं क्या करूंगा? इसको 120 से गुणा करूंगा। 120 से गुणा किया तो यह 120/720 और माइनस करना है 44/720। तो हर की संख्या बराबर हो जाती है तो 720 तो ये तो हर में आ ही जाएगा। अब 120 में से 44 और माइनस करने हैं। तो जब हम 120 में से 44 माइनस करेंगे तो 44 56 56 76 यानी कि 76/720। 76 44 6 4 10 1 8 4 12 ठीक है।
तो 76/720 अपना ये हो रहा है इसका। इसके बाद हमें क्या करना है सर, इतना काम हो गया, नया अनुपात आ गया। नया अनुपात आ गया किसका सर, नया लाभ का हिस्सा, ए का आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया, डी को इसमें शामिल करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इसको एक दूसरे फॉर्मेट में रख लेता हूं इन सबको। यहाँ पे मैंने लिखा ए, नया अनुपात निकाल रहे हैं ना, नया अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। देखिए ए का जो नया लाभ में हिस्सा है वो 21/60 है, बी का जो है वो 18/60 और सी का जो लाभ में हिस्सा है वो 76/720। जबकि डी जो नया साझेदार फर्म में आया है, ये आया कितने हिस्से के लिए, देखो डी का लाभ में कुल हिस्सा कितना हमने ज्ञात किया, डी का लाभ में कुल हिस्सा 44/180 ज्ञात किया, तो इसका हो गया 44/180 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हर की संख्याएं बराबर नहीं है, और आपको पता है कि जब हर की संख्याएं बराबर नहीं होती तो एलसीएम लेना पड़ता है। तो यहाँ पे एलसीएम देखो 60 का भाग 720 में जा रहा है, 180 का भाग भी 720 में जा रहा है, तो हम क्या करते हैं 720 को एलसीएम बना देते हैं। और जब 720 एलसीएम बनता है तो 60 का भाग 720 में कितनी बार गया सर, 12 बार गया, क्योंकि 12 6 के 72 होता है, 12 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 12 × 21। इसके बाद अनुपात 60 का भाग 720 में 12 बार जा रहा है, तो ये हो जाएगा 12 × 18, 12 × 18, 12 × 18, तो ये 18 से गुणा हो गया। 720 का भाग 720 में एक बार गया, तो 76 से इसको गुणा करेंगे तो अनुपात 76 एक को गुणा करने पर वही आएगा। 180 का भाग 720 में दिया, तो 18 × 4 = 72, 4 बार गया तो ये आएगा 4 × 44। तो इस तरह ये इनका अनुपात बनता है। तो एबीसी का नया अनुपात कितना हुआ, देखो इसमें कॉमन क्या, अपन अनुपात में कॉमन देख लेते हैं पहले। यहां पे सब में 4 तो कॉमन है ही, तो सबसे पहले अपन 4 से कैंसिल कर देते हैं, ये 4 × 12, ये 4 × 12, ये इसको 4 से कैंसिल किया अपन ने, तो 4 × 4, 4 × 36, 19, और ये 4 कैंसिल हो गया। तो इसके बाद देखो 21 को 3 से गुणा किया, तो 21 को 3 से किया तो 21 × 3 = 63 अनुपात, 3 को 18 से किया सर 18 × 3 = 54 अनुपात, ये 19, और फिर इसको 44, ये 44, ये एक आ गया था ना, एक को 44 से गुणा करेंगे तो अपना 44 रहेगा। तो 63 अनुपात 54 अनुपात 19 अनुपात 44, ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ये ABCD का नया लाभ विभाजन अनुपात हो जाता है यहाँ पे। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था नया लाभ विभाजन अनुपात बताइए, तो हमने यहाँ पे नया लाभ विभाजन अनुपात बताया। फिर प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि त्याग अनुपात भी बताइए। तो देखिए त्याग अनुपात क्या करना है, ये जो त्याग का हिस्सा दे रखा है, इस त्याग के हिस्से का हमें क्या लेना है सर, एलसीएम लेना है, और त्याग के हिस्से का एलसीएम लेने पर हमारे पास त्याग अनुपात भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे त्याग अनुपात की आपको गणना और कर दे रहा हूं, त्याग अनुपात। तो देखो त्याग का हिस्सा ए बी और सी का त्याग का हिस्सा दिया हुआ है। ए का हिस्सा 9/60 त्याग का हिस्सा है, बी का कितना सर, इसका है 2/60, और सी का कितना सर, सी का दिया हुआ है 44/720 त्याग का हिस्सा दिया हुआ है, सी का त्याग का हिस्सा। तो यहां पे जो इस ए बी सी का त्याग का हिस्सा, इसमें एलसीएम लेंगे कितना, एलसीएम ले लेंगे सर इसमें 720 लेंगे। वैसे भी अपन देखें तो 60 का भाग 720 में कितनी बार जा रहा है सर, 12 टाइम जा रहा है, तो मैंने इसको 12/12 से गुणा कर दिया, और इसको भी मैंने वही 12/12 से गुणा कर दिया, तो 720 नीचे की संख्या बराबर हो जाएगी, तो अनुपात ये बन जाएगा। तो 12 निम कितना हो गया सर, 108 हो गया, 12 निम 108 अनुपात 12 दूनी 24 अनुपात 44, तो 108, 24 और 44 अपना ये अनुपात हो जाता है। अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन इन सब में 4 कॉमन है देखो, तो मैंने 4 से कैंसिल किया, 11 × 4 = 44, 4 × 6 = 24, और इसको काटा 27, तो इनका जो त्याग अनुपात है वही आ गया। मतलब सीधा सा त्याग का जो हिस्सा दिया हुआ था, इस त्याग के हिस्से का हम क्या करेंगे, इस त्याग के हिस्से का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पर त्याग अनुपात हमारे सामने आ जाएगा 27/6/11। तो इस तरह ये प्रश्न भी अपना यहाँ पे सोल्व कर दिया अपन ने। तो ये 2 क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने हमसे पूछे थे उनको आज इस वीडियो में हमने सोल्व करके बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।